हेलो दोस्तों, वेलकम टू विटी लर्न। सभी को राम राम। कैसे हैं सब? तो देखिए, आज हमारी 20 नंबर विधि है जिसका नाम है सूत्र विधि। अब सूत्र विधि में सबसे पहले इसके जनक की बात करें तो पाणिनि है, जो कि संस्कृत के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्होंने माहेश्वर सूत्र दिया था और अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था। इस विधि का उपयोग सबसे पहले अष्टाध्यायी में किया गया और साथ ही इस विधि जो आज ये विधि का उपयोग किया जाता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर बात करें तो इसका उपयोग वेद पुराण में वेदों में किया गया और पुराण उपनिषद इनके अंदर किया गया। पाणिनि की इस विधि के माध्यम से हम नियम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर आपने संधि पढ़ी है, जो स्वर संधि है उसके अंदर ए प्लस ए बराबर आ, ये इस विधि का ही इस विधि की देन है, क्योंकि ज्यादातर संस्कृत में सूत्रों का उपयोग किया गया। और ऐसे भी ए प्लस आ बराबर भी आ होता है, दीर्घ। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस विधि की देन है, सूत्र। अब जो व्याकरणिक विषय था वो थोड़ा सरल बनाने के लिए पाणिनि ने इस विधि का उपयोग किया था और ये प्रचलन में आ गई। इसलिए हम इस विधि के बारे में देखते हैं, परिभाषा और जो पुस्तकों के अनुसार है। सबसे पहले इस विधि, ये सबसे प्राचीन विधि है और सबसे पहले उपयोग में पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया था। इसका उपयोग पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी में किया गया सबसे पहले। इस विधि के द्वारा व्याकरणीय सूत्रों को सरल बनाया जाता है तथा सूत्रों के माध्यम से व्याकरणीय विषय वस्तु को आसानी से स्पष्ट कर दिया जाता है, बच्चों के सामने आसानी से स्पष्ट कर दिया जाता है। विशेष रूप से पाणिनि की इस विधि का उपयोग वेद, उपनिषद, वेदांग और पुराणों में किया गया। और जैसे मैंने सूत्रों की बताई दिया आपको कि ऐसे जो ये सूत्र बन रहे हैं, जितने भी संधि के और जो भी जैसे हमारे संधि के अंदर है और प्रत्यय उपसर्ग इनके अंदर जो हम लगाते हैं, ये सूत्रों के माध्यम से तो किया जाता है। एक प्रकार से हिंदी में ये सूत्र ही माने जाते हैं और संस्कृत में तो प्रत्येक जगह सूत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में इस विधि का स्थान किसने ले लिया? निगमन विधि ने। अक्सर आपको पता है, निगमन का मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर, और जबकि आगमन में होता है उदाहरण से नियम की ओर। पहले बालक को नियम में क्या सिखाया जाता है? नियम में ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ, तो ऐसे सिखाने के बाद उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। जैसे विद्या प्लस आले, तो विद्या प्लस आले क्यों बना, कहाँ पे संधि हुई, ये सब उदाहरण में आगे जाके बताया जाता है। लेकिन आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण बता दिया जाता है कि विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले, ये नहीं बताया जाता कि विद्या प्लस आले ये जुड़कर कैसे हुआ विद्यालय। तो इस विधि का वर्तमान में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सूत्र विधि का वर्तमान में स्थान ले लिया है, तो निगमन विधि होगा। अर्थात सूत्र विधि एक प्रकार की निगमन विधि है। इस विधि के द्वारा बालक व्याकरणीय ज्ञान का कम समय में, मतलब सीधे डायरेक्टली नियम सीखता है तो वो कम समय में सीख पाता है। कम समय में व्याकरणीय ज्ञान का कम समय में सीख जाता है व्याकरणीय ज्ञान को। इसमें निगमन की तरह ही शिक्षण सूत्र उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे सूक्ष्म से स्थूल, मतलब छोटे से बड़ा रूप। ठीक है, और सामान्य से विशिष्ट, पहले सामान्य चीजें बताई जाती हैं कि ए प्लस ए क्यों आ क्यों बना, और उसके बाद बड़ी चीजें बताई जाती है, जैसे आ प्लस आ बराबर आ क्यों बना। ठीक है, फिर है इसके अंदर ज्ञात से अज्ञात। जो चीज हमें ज्ञात नहीं है वो डायरेक्टली ज्ञात में, ज्ञात से अज्ञात, जो चीज जिस चीज का हमें पता नहीं है। अज्ञात का मतलब होता है जो हमें मालूम नहीं है, उसको सिखाते हैं। और अज्ञात से ज्ञात की ओर। उसके बाद नियम से उदाहरण, पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण। फिर कठिन से सरल, पहले भाई नियम हमेशा कठिन ही होते हैं, नियम को रटो, रटने के बाद फिर उसको उदाहरण में प्रस्तुत करते हुए उसका प्रैक्टिस करो। यह विधि बालकों को सूत्र
रटाते हुए काम में ली जाती है। यह विधि कठिन विषय वस्तु को सरल बना देती है। कठिन विषय वस्तु को सरल ऐसे बना देती है जैसे पहले नियम बता दिया जाता है, तो क्या है कि बालक उस मेन चीज को पकड़ लेता है। अक्सर हमने छोटी क्लासों में देखा होगा कि पहले एप्लीकेशन लिखाते हैं टीसी की, उसके बाद हम उस टीसी की एप्लीकेशन के आधार पर अनेक प्रकार की एप्लीकेशन लिख लेते हैं, जैसे कोई फीस माफ़ की है, या फिर अर्जेंट छुट्टी की है, या कोई और भी हो सकता है, बीमार की है। तो हम क्या करते हैं, उसका मेन जो कारण है वो चेंज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि क्या इसमें होना चाहिए, जो मेन चीज़ सीख लेते हैं। तो ऐसे ही इसके कठिन विषय वस्तु को सरल बनाया जाता है नियमों के माध्यम से। हाँ, तो देखिए आगे बात करते हैं। तो सूत्र विधि के लक्षण और कुछ विशेषताएं हैं, उनको लेके बात करें तो छोटे छोटे वर्णों और अक्षरों का समूह होता है। अक्सर आपने संस्कृत में देखा होगा कि माहेश्वर सूत्र हैं, उनमें छोटे छोटे वर्ण और छोटे छोटे अक्षरों में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ होता है, और संदेह रहित होते हैं। संदेह नहीं किया जा सकता कि ऐसा क्यों है, कैसे है, क्या ऐसा हो सकता है क्या। सारपूर्ण बातें होती हैं भाई, एक छोटे से सूत्र में सारपूर्ण बातें आ जाती हैं। हमेशा, या आप बोल सकते हैं हमेशा हमेशा, ये सदा सदा से चले आ रही हैं, यानी प्राचीन काल से चले आ रही हैं। निंदा रहित है, निंदा नहीं की जा सकती है कि ऐसा ही क्यों है। ठीक है। इस सूत्र विधि के कुछ प्रमुख सूत्र हैं, जिसमें 6 प्रकार के माने गए हैं। विशेषकर उन 6 प्रकार के सूत्रों में पहला है संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र जैसे आपने संस्कृत के अंदर देखा होगा कि वर्दी रेची, वर्दी राधीची। तो मतलब ये सूत्र हैं जो परिभाषा सूत्र होते हैं, और कुछ नियमों के सूत्र होते हैं। ऐसे कुछ सूत्र हैं जिसमें परिभाषा सूत्र आ गया 2 नंबर, और विधि सूत्र है, नियम सूत्र है, अतिदेश सूत्र है, और अधिकार सूत्र है। इन सूत्रों से आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी अगर सेकंड ग्रेड में प्रश्न बन जाता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब आप मान लो ड्राइव करते हो, या फिर कोई ड्राइवर ड्राइव करता है, कोई भी गाड़ी चलाता है, वो गाड़ी चलाने वाला केवल रोड पे ही फोकस नहीं करता, वो साइडों में भी करता है। और उस गाड़ी की भी लाइटें होती हैं जो साइडों में फैली हुई होती हैं, क्योंकि साइड से भी दुर्घटना हो सकती है। अब बात करते हैं इसके गुण। पाठ्यक्रम शीघ्रता से पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, या पूर्ण हो जाता है, जल्दी पूरा हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। कठिन विषय वस्तु को सरल बनाया जा सकता है। कठिन विषय वस्तु होती है उसको सरल बनाया जा सकता है। व्याकरण शिक्षण की आसान विधि है, क्योंकि व्याकरण में ज्यादातर इसका उपयोग किया जाता है, और उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। अब मान लो ये ना देखिए कि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, प्रश्न में ये आ गया निम्नलिखित में से सूत्र विधि के गुण हैं, गुण है, निम्नलिखित में से सूत्र विधि के गुण हैं। उसमें आपको 3 अलग दे दिए, और एक ऑप्शन में आ गया कि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। ये ना आके उपयोगी आ गया डायरेक्टली, तो आपको ध्यान में रखना है कि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी ये चुनना है। जबकि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको लिखा है अधिक उपयोगी है, कम उपयोगी है। अधिक उपयोगी है तो ऐसा नहीं है कि सीधा डायरेक्टली उपयोगी पूछा जाता है तो आपको उसको ही क्लिक करना है। तो ध्यान में रखना है ये बात। विषय वस्तु को सूत्र या नियमों से आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है बालकों के सामने। इसके बाद इस विधि के कुछ दोष हैं, वो उनको लेके बात करें तो देखिए, दोष जिसके आप नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो। फर्स्ट नंबर पे, मान लो अगर आपको परिभाषा में पता है, परिभाषा का पता है, तो आप इस सूत्र विधि के अगर जो आपको गुण भी पता है तो उसमें से आप कुछ दोष निकाल सकते हैं। अक्सर मैंने ये बात लिखाई है कि छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, तो इसका मतलब ये हो गया, सॉरी, उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, तो इसका मतलब छोटी कक्षाओं के लिए कम उपयोगी है।
ऐसा नहीं है यहाँ पे कम आ गया तो इसका मतलब आप कम कर दो, या ऐसा भी आ सकता है कम उपयोगी है या उपयोगी नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। 2 नंबर पे आपको पता है कि हमने सूत्र विधि में देखा है कि उसमें सूत्र रटाए जाते हैं। तो बालक में रटने का भाव, या आप आदत बोल सकते हैं, पैदा होती है। मतलब बालक में रटने की प्रवृत्ति आ जाती है, रटने लग जाता है वो। 3 नंबर पे जब रट रहा है तो इसका मतलब ज्ञान स्थायी नहीं है, अस्थायी ज्ञान पैदा होता है ना। क्योंकि आपको पता है समझ का ज्ञान, आजकल मनोविज्ञान ये मानती है कि समझ का ज्ञान होना चाहिए, जबकि मनोविज्ञान इस विधि का क्या है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है, तो इसके कुछ नेगेटिव इन्फेक्ट ना देखते हुए इसका उपयोग में किया जाता है, वरना मनोविज्ञान रटने की बात करता ही नहीं है कभी। अस्थायी ज्ञान पैदा होता है। अब आप इसके और भी बना सकते हो, इस अस्थायी ज्ञान पैदा हो जाता है, और अस्थायी ज्ञान पैदा हो जाता है उसके हिसाब से आप देख सकते हो इसके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान कम समय चलता है, वो आप अपने व्यवहारिक तौर पे समझ सकते हैं कि इसके कुछ और भी दोष हो सकते हैं। क्योंकि परिभाषा में अगर आप वो बेसिक हैं, लेकिन ये आपको ध्यान में है तो वो भी आप कर लेंगे ऑप्शन में अगर होगा, क्योंकि आपको उत्तर क्या करना है, पहचानना है, हमें अपना काम निकालना है, विद्वान नहीं बनना है। ठीक है, विद्वान बनने के लिए आगे टाइम काफी बड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं तो ये इस विधि के अंदर कुछ आपको ऐसा लगता है कि हमें ये और बताना चाहिए, या फिर आपने ये नहीं बताया, कुछ भी गलत या सही है तो उसका आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, या फिर इसमें ये पॉइंट छूट गया आपका। तो आपका जो हमारे लिए फीडबैक बहुत उपयोगी है, इसलिए आप अपना कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।